लेकिन मैं औसत प्रतिदिन रिकवरी की बात कर रहा हूँ। द एवरेज डेली रिकवर्ड केसेस टुडे इन द कंट्री इज़ मोर देन 55,000। और जो और महत्वपूर्ण पांचवी बात है वो ये कि जो केस फर्टिलिटी की दर है वो 2% से नीचे हो गई है। अगर आप दैनिक केस फर्टिलिटी को देखें, डेली केस फर्टिलिटी, तो वो लगभग 1.92% है। 1.92% इज द डेली फर्टिलिटी। इफ यू लुक एट द वीकली एवरेज फर्टिलिटी, that is 1.94. So both are below 2%. As I have shared with you earlier, Health Ministry has repeatedly underlined the fact in its interaction with state governments and duties that our aim should be to bring down the fertility to 1% or below 1%. ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप सप्ताह दर सप्ताह देखें कि प्रतिदिन जो औसत टेस्ट होते हैं उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। जुलाई माह के पहले सप्ताह में लगभग 2,30,000 टेस्ट देश भर में होते थे। अब अगर आप देखें तो ये संख्या बढ़कर 2,30,000 से बढ़कर 8,08,000 हो गई है। ये साप्ताहिक औसत है टेस्ट्स का। और जैसा मैंने आपके समक्ष पहले भी प्रस्तुत किया कि पिछले 24 घंटे में देश में हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ टेस्ट्स हुए 8,99,000 से कुछ अधिक। इतनी भारी संख्या में टेस्ट करने के बावजूद जो हमारा एवरेज दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घट रहा है। पहले सप्ताह में ये 10.03% था और अब ये 7.72% हो गया है। ये वीकली एवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दैनिक पॉजिटिविटी की दर देखें तो वो लगभग 7.7 से 8% के बीच में है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट इन स्पाइट ऑफ ए सस्टेन्ड लेवल ऑफ 7 lakh to 8 lakh tests a day, the positivity figure has come down from 10% to 7.72%. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनकी तुलना में जो कुल रिकवर्ड केसेस हैं वो लगभग 3 गुने हो गए हैं। तो ये जो हरा बार डायग्राम है, द ग्रीन बार डायग्राम, वो ये दिखाता है कि 19,77,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 6,73,000 लोग ऐसे हैं जो या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। अगर आप एक पाई डायग्राम के रूप में देखें तो ये कुल जो तादाद है कोविड के केसेस की, उसमें एक्टिव केसेस केवल 24.91% हैं, यानी एक्टिव केसेस कुल केसेस का 25% से कम है। जो मृत्यु है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, दैनिक मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो वो 1.92% है और कुल जो डिस्चार्ज केसेस हैं वो 73.18% है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बहुत भारी संख्या में हम प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों का इस्तेमाल करते हुए दोनों टेस्टों की अपनी अपनी भूमिका है। जितनी भारी तादाद में, जितनी भारी संख्या में हम प्रतिदिन टेस्ट करते हैं उससे हम जल्दी केसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। राज्यों में भी केसेस का आइडेंटिफिकेशन जल्दी होता है। जब केस जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको आप अस्पताल में जल्दी ले जा सकते हैं या आइसोलेट जल्दी कर सकते हैं। इस सब की वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में वो लगभग 7% था, 7.35%, और अभी वो बढ़कर 73% से कुछ अधिक हो गया है। अगर केस फर्टिलिटी की दर देखी जाए, जो मृत्यु दर है, और उसका 7 डे रोलिंग वीकली एवरेज देखा जाए तो पहले सप्ताह में जुलाई माह के ये 2.89% थी केस फर्टिलिटी दर,
और ये अब घटकर 1.94% हो गई है। अगर दैनिक देखें दर को तो तब वो 1.92 हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य है कि उसको हम 1% या उससे कम पर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट मेंबर हेल्थ नीति आयोग सर, आप ब्रीफ करें। धन्यवाद। आज के साप्ताहिक अपडेट में हमें रीअश्योरिंग सिग्नल्स मिले हैं, जैसे कि माननीय सेक्रेटरी साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया। रिकवरी रेट्स की तरफ हमारा प्रोग्रेस अच्छी है, सारे देश में मिलकर देखें। इसी तरह से मोर्टेलिटी रेट में जो स्टेबिलिटी भी है और जो डिक्रीज़ भी हो रही है, ये भी रीअश्योरिंग है। लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है, आज हम जाहिर कर सकते हैं कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो हम 9 लाख पर डे के नंबर तक पहुंच गए हैं, 0.9 मिलियन पर डे, which is remarkable, which is absolutely remarkable as a number, as an indicator, as a metric. And also, we must remember that testing is the key for disease containment and as well as in reducing mortality, improving outcomes. So testing में इतनी जो तेज़ी आई है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अपटेक हुआ है, स्केल अप हुआ है, ये देश की बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ICMR का। उन्होंने इसमें लीड दी है, इन्होंने सिस्टम बनाया है, सप्लाईज को इंश्योर करा है, लेबॉरेटरीज बनाई हैं और साइंस ऑर्गेनाइजेशन से भी भागीदारी दी है। मेडिकल कॉलेजेस में, सब मेडिकल कॉलेज में मैंडेटेड है अब इस लैब को बनना। और इसी तरह से ये भी हम कहना चाहेंगे आज कि सेंटर और स्टेट ने मिलके इसका ग्रास रूट लेवल तक इसका अपटेक को इंश्योर किया है। और इसमें हमारी इंडस्ट्री की भी भागीदारी है, क्योंकि ये सब टेस्ट लगभग अब हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और 0.9 मिलियन जैसा नंबर आना और थोड़े ही दिनों में जब ये 1 मिलियन हो जाएगा पर डे का, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और हम उसके भी आगे जाएंगे। तो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, रीअश्योरिंग सिग्नल्स हैं। उससे लगता है कि जो पेंडेमिक के कंट्रोल में जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ कायम है ओवरऑल अगर हम देखें, और इस पकड़ को आगे कायम रखते हुए अब हमने और आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो 3 मुद्दे जो पहले भी इस मंच से बार बार दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं, उन्हीं पे हम दोबारा नज़र डालना चाहेंगे। सबसे पहली बात है कि ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम अपना बचाव कैसे करें। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, वायरस की मर्जी हम पे नहीं चलेगी। तो जो अखबारों में भी अब जिक्र हो रहा है और आप ही देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जो थोड़ी लापरवाही आ रही है उसको हमें कम करना होगा। और ये वो जो प्रिंसिपल्स हैं प्रधानमंत्री जी ने खुद जो समझाए हमें, मास्क के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, हाथ की सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और हमारे बुज़ुर्गों को, हाई रिस्क लोगों को बचाने के बारे में, और आयुष की पद्धति को इस्तेमाल करते हुए इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों को करने के लिए, स्पिटिंग ना करने, इन मैसेजेस में कोई भी ढील हमें नहीं लानी है। ये सब पकड़ जितनी है अभी के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे हमारे हाथ से ये गेंद छूट सकते हैं। और अगर हम इसमें और तेज़ी लाएंगे, इसको एम्ब्रेस करेंगे, एनफोर्स करेंगे और अपने साथ वाले को भी कहेंगे एम्ब्रेस करो, और तो फिर ये पकड़ और मजबूत होगी और हम वायरस को पीछे हटाने में सफल होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके साथ में ये भी एक जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमें बड़ी गैदरिंग में नहीं जाना है, बड़े ग्रुप्स में नहीं जाना है और दूरी बना के रखनी है। अभी ये इसमें कोई भी ढील करने का कोई औचित्य नहीं है और हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा है कि हमारे कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रैटेजी, क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी, पेशेंट जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करने की जो पद्धति है, तो जो हमारी सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट की बात है, जो कि हमने यहाँ कई बार दर्शाई भी है पहले, उसमें हमें कोई भी ढील नहीं बरतनी है। ये हम सबका काम है तो ये सिस्टम का काम, लेकिन हम मिलके करते हैं और हमें ये अश्योर करना है कि इसी को हम जितना ज़ोर से करेंगे वायरस उतना ही दब के रहेगा और हमें टाइम मिलेगा और हमारा नुकसान कम होगा।
तो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को, कंटेनमेंट जोन में जो काम हो रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो होना चाहिए, आइसोलेट होना है जो पॉजिटिव केस है, बाकियों को बचाना है, ये हमारी सेकंड पिलर है जिसमें कि पूरी शक्ति हमें लगानी है। और इसके रिजल्ट भी आए हैं, जैसे आपने देखा दिल्ली में, आपने देखा और जगह पे भी हम जब देख रहे हैं कि जब इस पे जोर लगाया जाता है, एनसीआर के ज़िलों में देखिए वहाँ भी बदलाव आया है। तो इसमें पूरी जोरों को लगाने में हम आपस में याद दिलाना चाहेंगे कि ये मिशन जो है इसको हमें पूरा। और तीसरा डिमेंशन है कि अगर पॉजिटिव केस होता है वो बीमार हो सकता है, हाँ मानते हैं कि घर में देखभाल हो सकती है, उसकी कंडीशंस हैं कि आपने इस तरह से अपना देखभाल करनी है, ऐसे अपने को अलग रखना है और देखते रहना है कि नुकसान नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस मिलनी है, बेड मिलना है, हॉस्पिटल जाना है और जितनी ज़रूरत हो हॉस्पिटल में उतना इलाज होना चाहिए। तो ये तीनों पिलर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें ये भी समझ आया है कि किस तरह से इस बीमारी को पहले ही अच्छी तरह से देखभाल करें। पल्स ऑक्सीमीटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन को जल्दी इस्तेमाल करने की बात हो या डेक्सामेथासोन यूज़ करने की बात हो, एंटीकोगुलेंट यूज़ करने की बात हो और नेज़ल हाई फ्लो को यूज़ करने की बात हो जिससे कि हमारा वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को है धीरे धीरे क्लियर होती गई हैं। तो जो मॉर्टेलिटी की रिडक्शन आई है इसमें इस चीज़ का भी योगदान है। और जैसे करके दिखाया है कि डिले नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस मिलनी चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके लिए भी हमें भगवान का भी शुक्र करना चाहिए और सारी सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी करना। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं अप्रोच, इनको पूरी ही ज़ोरों से गोइंग फॉरवर्ड हमें मेंटेन करना है। और टेस्टिंग जो है वो एक बिल्कुल पिवट की तरह है जिससे से ये सारी प्रक्रिया हमारी लेके सामने आती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में। और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिज़ल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। और जैसे जैसे ये 3 वैक्सीन या और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और अवेलेबिलिटी की तरफ हमारा की गोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो फिर वैक्सीन रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, सप्लाई चेन की बात है, उनका कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगा और तैयार है उसकी आउटलाइन। और उसको आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, उनकी डिटेलिंग की, माइक्रो प्लानिंग की और जो वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेस के ऊपर जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। हो सकता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगें, हो सकता है कि किसी वैक्सीन में कोल्ड चेन की ज़रूरत, एक खास तरह की ज़रूरत हो। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से बातचीत हुई है, समझदारी बनती जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है। और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीएश्योरिंग है और पूरे ही जोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। आप इसमें ऐड करना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? धन्यवाद सर। सर ऑनलाइन क्वेश्चन है, फॉर लास्ट 2 days the number of active infections is slightly lower than number of recoveries. There is also a slight dip in daily mortalities reported. Does this indicate that the worst is behind us?
I could, give you a broad picture, and then Dr. Paul could give you some analysis of this broad picture. अगर हम प्रतिदिन आने वाले नए केसेस को देखें 13 तारीख से आज तक, तो जो आप प्रश्न में पूछ रहे हैं वो सही बात है। 13 तारीख को जो पॉजिटिव केस थे नए, वो लगभग 64,000 से कुछ ज़्यादा थे। 14 तारीख को वो 63,000 कुछ हो गए। 15 तारीख को वो 63,000 ही रहे। 16 तारीख को वो 57,000 हो गए, और 17 तारीख को वो 55,000 हो गए। तो एक लगातार घटने का ट्रेंड एक्टिव केसेस का या नए केसेस का हम पिछले लगभग 5 दिन में देख रहे हैं। लेकिन एक पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में 5 दिन की अवधि बहुत कम अवधि होती है, तो उससे बहुत अधिक संतुष्टि भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इतना संतुष्टि का भाव जरूर होना चाहिए कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के गाइडेंस में जो काम कर रही हैं उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए लगातार जो नए केस हैं वो घट रहे हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर पॉल ने अभी पहले कहा कि जब तक सामाजिक दूरी और उससे संबंधित चीज़ें आप बनाकर नहीं रखेंगे, मास्क पहनना, हाथ धोना इत्यादि, जब तक कंटेनमेंट और सर्विलेंस अच्छे प्रकार से नहीं होगा, जब तक हॉस्पिटलाइजेशन और क्लिनिकल ट्रीटमेंट एफिशिएंट नहीं होगा, तो इन गेन्स को लंबे समय तक बरकरार रखने में कठिनाई होगी। तो एक तो आंकड़ा ये है। दूसरा, अगर आप एब्सोल्यूट डेथ के आंकड़ों को देखें उसी अवधि में, तो 13 अगस्त को एब्सोल्यूट डेथ देश भर में 1007 थी, 1007। 14 अगस्त को 996 थी, 996। 15 अगस्त को 944, 16 अगस्त को 941 और 17 अगस्त को 876. So there is also a downward trend if we look at absolute numbers in terms of deaths being reported on account of COVID. There is also a downward trend in terms of fatality rate, which I presented before you, day on day, week on week. तो ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं, इसमें जो स्थिति उभर रही है वो संतोष की स्थिति है। लेकिन देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू स्लैकन आवर गार्ड। हमें लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमें सचेत रहना होगा, सचेत रहना होगा, और कंटेनमेंट सर्विलेंस उसी ही एफिशिएंसी से करना होगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, और टेस्टिंग भी उसी एफिशिएंसी से और उसी एग्रेसिवनेस से करनी होगी जैसे करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब वुड वांट टू गिव द एनालिटिकल पार्ट ऑफ इट। आपने सर बहुत अच्छी तरह से ये कहा कि ये नंबर को अगर एक छोटे कालखंड में हम देखें तो रीअश्योरिंग है, एक स्टेबल सा नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन इतने बड़े देश में इतने छोटे कुछ दिनों के कालखंड को के ऊपर नज़र रखते हुए अगर हम बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा इंटरप्रेट करें या एक और तरीके से उसको कहें तो शायद वो ठीक बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पकड़ बनी हुई है, रीअश्योरिंग है, संतोषजनक है। और लेकिन ये भी कहें कि 876 या 870 डेथ्स को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? ऐसा क्यों होगा? इसको तो और कम करेंगे, इसको तो और बचाना है हमने। और 50-55 हज़ार अगर हो रहे हैं तो क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको? हम अपने इन जो साइंटिफिक तरीके से हैं अपने आप को बचा के कंटेनमेंट के द्वारा और कम कर सकते हैं। अब हमारे पास पूरे आर्मामेंटेरियम है, टेस्टिंग का आर्मामेंटेरियम है और लोग जुड़े हुए हैं। तो यही शायद उसके ऊपर हमें कहना चाहिए कि एक ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग बढ़ाने के बावजूद भी ये नंबर स्टेबल दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग की पॉजिटिविटी जो 10% तक पहुंच गई थी उसके ऊपर भी थोड़ी सी वो अब फिर आई है। दीज आर रीअश्योरिंग ट्रेंड। सो इस हफ्ते में अगर हम इस आज की जो वीकली अपडेट में हम रीअश्योरिंग वर्ड यूज़ करें तो ये ठीक है। लेकिन चैलेंज हट गया है, नो वे। इतनी ज़्यादा ससेप्टेबल पॉपुलेशन है देश में कि ये वायरस अभी भी
पूरे अपने ज़ोरों से अपने कारनामे करके दिखाएगा। लेकिन लड़ाई जो है वो एक अच्छे स्टेज पे है और उसको आगे भी तेज़ी लानी है और आगे भी हमें जीतना है। सर, इसी पकड़ को और मजबूत करने के लिए सवाल है, डज द गवर्नमेंट प्रपोज टू एंगेज विद एंड मेक यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ दोज who have recovered from COVID-19 as volunteers? देश के अनेक राज्यों में ये प्रयोग हुए हैं। जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं उनको वॉलंटियर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनको कोविड विजेता कहा गया है। वेस्ट बंगाल में उन्हें कोविड वॉरियर क्लब्स के रूप में गठित किया गया है और उड़ीसा में उन्हें कोविड बंधु कहा गया है। अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, अनेक राज्य हैं जहां ये प्रयोग हो रहे हैं। मैंने केवल 3 राज्यों की बात आपके साथ की। इन लोगों से क्या कार्य लिया जा रहा है ये भी मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। इनका पहला उपयोग समाज में, समुदाय में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा है। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए किया जा रहा है। ये लोग मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपके शरीर में लक्षण हैं जो कोविड के हैं तो आपको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराने में कोई हानि नहीं है। अगर आपको कहा जाता है कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती हो जाइए या अस्पताल में भर्ती हो जाइए तो भी उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में ये अस्पताल के भीतर मरीजों को खाना पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा में ये समुदाय में वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये घर घर जाकर एक्टिव केसेस की पहचान में मदद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है और अन्य राज्यों को भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। 22. मेरा सवाल डॉक्टर पॉल से है। सर, जो कोविड के मरीज़ हैं जो ठीक हो जा रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे मरीज़ों को देखा जा रहा है कि उसके बाद फिर कुछ दूसरे तरह के पोस्ट कोविड सिम्टम जो है वो डेवलप हो रहा है और कुछ केसेस में तो मौत भी हो रही है। तो ऐसे में कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है और किस तरह के सिम्टम है? ऐसा कुछ डेटा वगैरह आ रहा है कि कितने लोग ऐसे हो रहे हैं? ये एक्सपीरियंस अभी नया एक्सपीरियंस है। नई बीमारी की एक नई डायमेंशन है जो सामने आ रही है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, बच्चों में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं और फाइब्रोसिस लंग में रहता है। तो इसके ऊपर सबकी साइंटिफिक कम्युनिटी की, मेडिकल कम्युनिटी की नज़र है और इसके अभी हम यही कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में सचेत रहना चाहिए कि बाद में भी कुछ असर होंगे। ये इन्फेक्शन है, वायरस है, अटैक करता है और डैमेज छोड़ सकता है। ऐसा और भी इन्फेक्टिव एजेंट्स ने करते हैं, वो ये वेल नोन भी है। लेकिन जैसे भी आगे जैसे सामने आ रहा है इतने भी डेंजरस उनके आउटकम्स हैं लॉन्ग टर्म के, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे समझ आएगी उसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और उसको ये भी समझेंगे कि किस दशा में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स में, कैसे कम होती हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग लर्निंग and the medical fraternity is responding to this, and as we understand more we will be able to tell more about it. Number 9. सर, नित्यानंद, वो डीडी न्यूज़ से वैक्सीन को लेकर के सवाल है कि फेज़ 1 फेज़ 2 में गए, क्या इसके अब तक सेफ्टी के हिसाब से क्या कुछ रिजल्ट आया है और कब तक वैक्सीन आ जाएगा? देश के लोग ये जानना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारे 2 वैक्सीन फेज़ 1 फेज़ 2 में ट्रायल में हैं उनके रिजल्ट्स उपलब्ध होने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। जो एंटीबॉडी टाइटर उन्होंने देखना है और जो चीज़ें देखनी है, रिएक्शन वगैरह, इस फेज़ में जो चीज़ें करी जाती हैं वो उनके रिज़ल्ट इन अ कपल ऑफ वीक्स आने चाहिए। और जैसे सामने आएंगे वो आगे उसका जो रेगुलेटरी पाथवे है उसके बारे में क्लैरिटी आएगी और ऐसी वो क्लियरेंसेस के लिए कहेंगे तो उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। जो फेज़ 3 ट्रायल में वैक्सीन गया है उसका जो रिज़ल्ट आएंगे वो वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें आउटकम्स जो हैं वो थोड़े देर के बाद देखे जाते हैं। तो वो अपने अलग तरीके से ट्रायल पे चला गया है। ये कहना
उचित नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर डेट को कौन सा वैक्सीन सक्सेसफुल निकलेगा, कौन सा मिलना शुरू हो जाएगा. वेट एंड वॉच करेंगे. ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें हमें अपने उस प्रोसेस को अनफोल्ड होने दीजिए. एक स्टेज पे पहुंचेंगे तो अगले स्टेज की बात हम कर सकते हैं, लेकिन इस टुडे जहाँ पे आज हैं हम, उसमें सिर्फ यही कहना होगा कि वी आर ऑन ट्रैक एंड लेट्स वेट फॉर दोज माइलस्टोन्स टू बी मेट. 31. Sir, so with regards to the number of patients that have recovered, out of that, how many have gone through, like have had post-COVID complications? Would we be having any number on that? That is one. And second, with regards to vaccines, now you have been holding meetings with vaccine companies. Have you figured out what is the total capacity we have for vaccines when it is ready? पहले सवाल का जवाब है कि क्योंकि ये नया डिमेंशन है, इट्स अ न्यू डिमेंशन ऑफ दिस पोस्ट कोविड सब एक्यूट मोर्बिडिटीज. So I'm expecting that medical fraternity will put out these data information in a systematic way. I don't think it's possible to offer a number today, particularly in the Indian context, but these things are happening to an extent, but not to be dangerously alarmed or anything. It's okay. It will be managed, and we'll understand more. We'll even be in a better position to handle it also, because as I said, such damage, particularly lung-related damage, occurs in other conditions also, and there are ways of tackling it. But it's an unfolding story, shall we say. We have spoken in our meeting, Rajesh Bhushan ji is co-chair, and we have spoken to the main vaccine manufacturers. We have requested them to provide more clear-cut data, information on their individual capacities. We have requested, tell us how these capacities would pan out with time. We also encouraging them very actively that tell us how you can ramp up these capacities from where you are today to where you could be if everything is facilitated. So this is a dialogue in motion. We will have updates from them in this process of dialogue. But we can assure you that India has huge potential and capacity. In fact, we were pleasantly surprised as to how much capacity this nation has spread across our main vaccine manufacturers. Thank you. 11. Sir, we are right now in a comfortable position in terms of testing resources and labs and all that. So why are we not opening up the testing to whoever wants to pay can test? Why are we not doing that? You're saying on-demand testing. Practically, it's already on demand in many ways. But we'll review this. You must remember that testing capability has, as was shown by Sir, increased very quickly with effect from the last month, and part of it is also because we've started to use antigen testing for the broader purpose, and it has increased our reach and expanse of the whole effort. So we will review, looking at the capacity, looking at the access to people, but we are quite close to it, and we are almost there, I would say. But let's review these testing guidelines. We have to make sure that the resources are used for the very best purpose, and frivolous use of these technologies, these resources is not desirable. But yes, we are very fortunate that our capacities are now of a very significant magnitude. Thank you. So the government has allowed export of PPEs and ventilators. What is the present status? To how many countries we are exporting? And the government had permitted, after a detailed internal review, first the export of personal protection equipment, which includes a coverall, goggles, a shield and gloves and shoe covers, and government has also permitted export of ventilators. The export of PPEs is subject to quantitative restrictions.
whereas the export of ventilators is free. It is not subject to any quantitative restriction. Now, this is the background. In this background, the applications for export are preferred in the office of DGFT, Director General of Foreign Trade. In the month of July, 23 lakh PPEs were exported after permission was granted by DGFT. They were exported to UK, USA, UAE, Senegal and Slovenia. So 23 lakh PPEs, this permission was granted by DGFT in July. In the month of August till date, because this is an evolving situation, DGFT has granted permission for export of 15 lakh 7,000 PPEs. This is over and above the 23 lakhs which were exported in July. And these exports, these 15 lakh odd PPEs are to be exported to Slovenia and USA. In case of ventilators, DGFT issued the notification on 4th of August. And we are still compiling, since it is less than 15 days since the issue of the notification permitting the exports, we are compiling the figures of the ventilators which have been exported, or at least applications have been preferred for export. We would be sharing this figure with you when we interact with you in the next interaction. Thank you. 37. So Sneha from CNN. So yesterday in the meeting for vaccines, there were 2 other domestic manufacturers. What is the kind of progress that they have made on their vaccines? Because I believe they're not even in the preclinical human trials phase. And the other 3 manufacturers, is there any conversation just yet on the pricing and on any sort of a pre-production tie-up that you've had? Well, as I explained, those who are in the human testing phase, these 3 vaccines, they are on track with the studies that have been sanctioned, and that information was shared in terms of their progress, how many people have been enrolled, and broad idea was given. And in any case, the process is moving by the day. So a review was taken. Also, we did request them to indicate what possible prices could be. Pricing perhaps being very complex, because some of these vaccines are at an early stage. So there are some possibilities of some insights into where the price range would be. But this is an information that will be refined as we move along. There is no firm information that we can share today. But yes, we are asking what kind of a price range we are looking at for the vaccine. From individual for different vaccine manufacturers. Yes, we'll keep an eye on that, and we'll be in dialogue with them on this. 65. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह के अभी डेली सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्या माने कि ये पीक मंथ है, जुलाई अगस्त का महीना पीक महीना है कोरोना के लिए, और अब ऐसे मामले घटते जाएंगे? दूसरा सवाल टेस्टिंग के रेट को लेकर है सर, क्या सरकार और टेस्टिंग के रेट कम करने पर विचार करने जा रही है? थैंक यू। आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें हम पहले भी मंत्रालय की ओर से ये स्पष्ट कर चुके हैं, मीडिया के मित्रों को भी और राज्य सरकारों को भी, कि हम इस तरह के जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और जो पीक प्रिडिक्ट करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते, इसलिए कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग इस पर आधारित होती है कि वायरस किस प्रकार से व्यवहार करेगा, वायरस का बर्ताव कैसा होगा, और ये एजम्पशन आधारित होती है पुराने डाटा के आधार पर कि पिछले 6 महीने में या 7 महीने में वायरस ने किस प्रकार से व्यवहार किया। लेकिन ये जो मैथमेटिकल मॉडल होते हैं इसमें ये मुश्किल हो जाता है कि आप क्वांटिफाई कर सकें कि सरकारें कैसे व्यवहार करेंगी, वो क्या कदम उठाएंगी, उनको आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे, और समुदाय किस प्रकार से व्यवहार करेगा। वो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी अपनाते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग नहीं करते हैं, इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर
तरह तरह के पीक्स प्रिडिक्ट किए गए, वो अधिकांश सत्य से कहीं दूर थे, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा ये मानना है कि राज्य सरकारों का और भारत सरकार का पूरा परिश्रम, पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि प्रभावी ढंग से कंटेनमेंट हो, प्रभावी ढंग से सर्वेलेंस हो, एग्रेसिव टेस्टिंग हो, समय पर लोग अस्पताल में जाएं, उनको बेहतर क्वालिटी ऑफ केयर मिले, ताकि हम पॉजिटिविटी रेट कम कर सकें, रिकवरी बढ़ा सकें और मृत्यु दर को कम कर सकें। ये तो पहला हिस्सा आपके सवाल का उत्तर है। दूसरा आपने पूछा था मृत्यु दर के बारे में। रेट कम टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग रेट के बारे में। टेस्टिंग रेट के बारे में आपने ये पाया होगा कि अनेक राज्यों ने अपने अलग अलग दर निर्धारित की हैं, और जनवरी से लेकर आज तक अगर आप देखें तो ये दरें निरंतर कम होती गई हैं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में अधिकांश डायग्नोस्टिक किट बाहर से आयात किए जाते थे। दे वर इम्पोर्टेड, द डायग्नोस्टिक किट्स वर गेटिंग इम्पोर्टेड, देयरफॉर देयर प्राइसेस वर हाई, द कंज्यूमेबल्स वर आल्सो नॉट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड। उनका भी देश में जो अन्य रिएजेंट्स या अन्य चीज़ों का उपयोग होता है, उनका भी देश में उत्पादन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ये सारी क्षमताएं अब देश में हो गई हैं। इनमें से अधिकांश जो किट हैं, चाहे वो RT-PCR के किट हों या रैपिड एंटीजन के किट हों, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जेम है उस पर आ गए हैं, और उनका जो दाम है वो अब पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए राज्य सरकारों की या जो प्रोक्योरमेंट करने वाली एजेंसीज हैं, उनकी शक्ति बढ़ गई है कि वो नेगोशिएट कर सकें और बेहतर दाम पर अच्छी गुणवत्ता की टेस्ट किट्स ले सकें। 34 Sir, Milan from India Today. My question is regarding a strain of virus that has been found in Malaysia, and it's being said that it's one of the deadliest mutations of virus. Could we have some details on whether there is an India link with this mutation of D6, DG164? That is what the virus is being called. And could we have some information on how many mutations we have seen in connection to Indian mutation of virus? On the Malaysian virus, we also see in the reports. At this moment, we have nothing to convey, but we made a note of it. 157 सर, मैं शैलेश यादव हूँ NI न्यूज़ एजेंसी से। सर, एक तो मुझे ये क्लैरिफिकेशन, जैसे पहला सवाल जो आपने पूछा था जो ऑनलाइन आया हुआ था कि क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है या अभी वर्स्ट देखना बाकी है, ये सवाल मैं दोबारा पूछना चाहूँगा। और दोबारा पॉजिटिव कितने केसेस आए हैं जो अभी देखने को मिल रहा है, जो एक बार ठीक होकर निकला दोबारा पॉजिटिव पाया जा रहा है। और तीसरा सवाल सर, ट्रायल को लेकर जो वैक्सीन 1 2 3 करके जो है ना, एक just please sir, B which has been already answered, if you don't repeat the questions. कितनों में ये जो बात की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, मैंने कहा कि इंडियन डेटा आएगा जो एक्सपीरियंस से, तो सामने लेके आएंगे। कुछ नंबर्स सुन रहे हैं मीडिया में, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टमैटिक नंबर इंडिया स्पेसिफिक क्लिनिशियंस टीम्स ने जाहिर किया है। आई डोंट वांट टू गो बाय एनेक्डोटल एक्सपीरियंस। सर, एक सवाल जो वैक्सीन के लिए आपने बोला था कल से फेज 3 में आ जाएगी एक वैक्सीन, तो वो कब तक उसका फेज 3 में ट्रायल चलेगा और कब तक वो जो है फाइनल स्टेज पे आ सकती है? देखिए, फेज 3 के जो होते हैं टाइम्स लंबा होता है। दिस इंफॉर्मेशन is available, whatever can be made available in the public domain from the regulator and from the companies already available. Not appropriate to comment on specific timelines because वो हो उसके बाद में वो है, यही लेके चलना चाहिए कि it will be a few weeks longer than the phase 1 phase 2। वो जल्दी आएंगे, 3-4 हफ्ते में भी उनके रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है, 6 हफ्ते में कह लीजिए। लेकिन ये जो है लंबे वाले जो फेज 3 में, क्योंकि लॉन्गर टाइम पे देखा जाता है, नंबर भी ज़्यादा होता है, तो जस्ट होल्ड ऑन, वक्त लगेगा अभी। लास्ट क्वेश्चन 35। और मैं ये भी एक वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट एज्यूम दैट एनी वैक्सीन विच इज़ गोइंग फॉर ट्रायल विल बी सक्सेसफुल। वी वांट इट टू सक्सीड, वी वांट दीज 3 and many others to succeed, but keep in mind
that it is not always 100% success as we develop any vaccine. And therefore, keep your fingers crossed. Continue with the 3 strategies that are so very critical and which have given us at least a reassuring phase, this phase that we are sharing with you today. Sir, Ayushman from Mirror now. Is there a reconsideration being done on the investigational therapy of tocilizumab? And also, sir, is this the right time to build a mechanism to know as to how many patients are coming with the complaints of post-care of COVID? Do you think the government should install a mechanism? This question has been repeated 3-4 times and it has been answered also. But the first part, sir, if you want to answer. On tocilizumab, yes, you see all the drugs, medicines, interventions that are part of our national treatment protocol for COVID-19. When the decision was taken, it was based on the scientific evidence available on that day. There were some treatments which were not included because on that day the evidence was not in favor. In the ICMR mandated task force, scientific task force, as the evidence appears in the public domain, that evidence is again taken into account. So for any drug, not just only the drug that you mentioned, if a new evidence appears toward positive side or the negative side, a review will be taken. And this is a dynamic process, and based on the dynamic process, whenever decisions are made, they are brought to the attention of everyone. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, friends.